आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। कर्नाटक सरकार इस साल भी शेर मैसूर टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को बड़े ही पैमाने पर मनाने जा रही है, लेकिन इसको लेकर के एक बार फिर सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी फिर से इस तकरीब की मुखालफत में उतर आई है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। टीपू सुल्तान की यौम विलादत 10 नवंबर को मनाई जाती है और कर्नाटक सरकार ने इस बार भी इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी इस प्रोग्राम में रखना डालने की कोशिश जारी है। जहां कर्नाटक हुकूमत टीपू की यौम पैदाइश मनाने की तैयारियों में लगी है, तो वहीं बीजेपी इसकी मुखालिफत पर आमादा है। यौम पैदाइश मनाने के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मफादे आम्मा की अर्जी भी डाली गई है, जिस पर कोर्ट ने 9 नवंबर तक अपनी शिकायतें दर्ज कराने की हिदायत दी है। रियासत के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने यौम पैदाइश का जश्न मनाने की इजाजत दे दी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए रियासत के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और बेंगलुरु के कमिश्नर के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले पर फिर से फिरका परस्ती फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये तकरीब बिना किसी मुदाखलत के मुनक्किद होगी। In view of the Tipu Jayanti on November 10th, government is again celebrating this Tipu Jayanti, and in view of that, I had a meeting with police officers, the DG, Home Secretary, and all the senior officers, and we reviewed, what steps should be taken. इस बीच स्किल डेवलपमेंट के मुमलकती वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने रियासती सरकार से तकरीब के दावतनामे पर उनका नाम शामिल नहीं करने के लिए कहा है। हालांकि जी परमेश्वर ने कहा कि हेगड़े का नाम पहले ही शामिल किया जा चुका है और अब ये उनके ऊपर है कि वो तकरीब में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। आपको बता दें कि साल 2016 में उन्होंने टीपू डे तकरीब मनाने को लेकर के रियासती सरकार की मजम्मत की थी। No, it is his personal opinion. As a central minister, as a government, as a district administration, they do whatever is necessary. That is the protocol. And if he doesn't want to participate, yes, it is his personal opinion. We don't force him. Nobody forces him. That is the BJP stand. But it is not the case as far as our government is concerned. मैसूर रियासत के 18वीं सदी के हुक्मरान टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। मिसाइल आज भले ही वेस्ट ममालिक की देन मानी जाती हो, लेकिन इसे बनाने का शर्फ उन्हें हिंदुस्तान से ही हासिल हुआ है। दरअसल टीपू सुल्तान के रॉकेटों से अंग्रेज थर थर कांपते थे, इसीलिए टीपू को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। ऐसे सुल्तान की मुखालिफत करना छोटी सोच को ही जाहिर करना है। टीपू की यौम पैदाइश की तकरीब 2016 से कर्नाटक सरकार 10 नवंबर को मनाती आ रही है और बीजेपी गुज़िश्ता कई वर्षों से इसकी मुखालिफत कर रही है। ऐसे में ये इशू एक बार फिर से जोर शोर से उठाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस मुखालिफत से रियासत में उसे हिंदू समाज की हिमायत हासिल हो जाएगी। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमारे रिपोर्टर शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बात करेंगे इस खबर पर। शाहिद, एक बार फिर हालात जो है टकराव जैसे बन रहे हैं और फिर सियासत हजरत टीपू सुल्तान पर। जानना आपसे यही चाहेंगे कि इसको लेकर के हुकूमत की क्या तैयारियां हैं और क्या हालात टकराव जैसे बनेंगे? देखिए इमरान, जो है ये रिवायती अंदाज बन चुका है। पिछले 3 सालों से जो है कर्नाटक सरकार सरकारी सतह पर जो है टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश मना रही है और लगातार बीजेपी जो है इसकी मुखालिफत करती आ रही है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि 3 साल 4 साल पहले, यानी कि जब हुकूमत थी येदियुरप्पा की, उस वक्त जो है गैर सरकारी सतह पे, यानी कि एनजीओ या किसी तंजीम की जानिब से मनाए गए टीपू जयंती या टीपू यौम पैदाइश की तमाम प्रोग्रामों में बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान जो है शिरकत करे हैं और कभी मुखालिफत नहीं की है। जब से कांग्रेस हुकूमत जो है टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश मनाने का फैसला किया, उसी वक्त से जो है बीजेपी ने इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की। जबकि अगर मैं ये कहूँ तो पूरी तरह से गलत ना होगा कि कर्नाटक की 90% अवाम जो है, चाहे वो कन्नड़ा अवाम हो, चाहे वो उर्दू हो, या तमाम तबका के लोग जो है वो टीपू सुल्तान के चाहने वाले हैं। क्योंकि टीपू सुल्तान एक सेक्युलर राजा थे, उन्होंने तमाम मजहब के लोगों के लिए काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने मंदिरें भी बनाई, मस्जिदें भी बनाई और तमाम तरह के
जो है सहूलियात उन्होंने दी। इस वजह से जो है उनके शहदाई जो है बहुत बड़ी तादाद में कर्नाटक में मौजूद है। लेकिन क्योंकि जैसे ही 10 नवंबर आ जाता है वो एक सियासी प्लेटफॉर्म बन जाता है और लगातार जो है तमाम सियासी लीडरान जो है, चाहे वो कुछ लीडरान जो है टीपू जयंती की हिमायत करके जो है फायदा हासिल करना चाहते हैं और कुछ लीडरान जो है इसकी मुखालिफत करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। जी बिल्कुल। और बीजेपी के लीडरान को भी दावत दी गई है प्रोटोकॉल के तहत, वो जो कि सेंट्रल में मिनिस्टर हैं और कर्नाटक से आते हैं, तो क्या उनके तरफ से भी अब इसको लेकर के क्या मुखालफत शुरू हो गई है? वो साफ कह रहे हैं कि उनका नाम न डाला जाए इन्विटेशन कार्ड में या उन्हें न बुलाया जाए, इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं। देखिए, ये पिछली दफा भी हुआ था जब अनंत कुमार हेगड़े साहब ने भी खत लिख के कहा था पिछली दफा सिद्धरामैया को कि वो उनका नाम दावतनामे से हटाए। लेकिन ये प्रोटोकॉल होता है, ये सरकार का जो सरकारी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोटोकॉल के हिसाब से तमाम सरकारी प्रोग्रामों में जो है वो अवामी नुमाइंदे का नाम शामिल करे, उसी हिसाब से शामिल किया जाता है, भले ही वो शामिल हो या ना हो। लेकिन ये प्रोटोकॉल को हुकूमत को मेंटेन करना होता है। इस बार जो है खास बात टीपू यौम पैदाइश की जो है इस मरतबा ये खास बात रही है कि इस बार जो है विधानसभा में जो है टीपू जयंती नहीं मनाई जा रही है। इसलिए लगातार 3 सालों से जो है सिद्धरामैया हुकूमत जो है विधानसभा के मरकजी हॉल यानी बैंकेट हॉल में जो है ये तकरीब मनाई जाती थी। इस बार जो है कन्नड़ा एंड कल्चर के रविंद्र कला क्षेत्र हॉल में जो है ये तकरीब मनाई जा रही है। इस बार थोड़ा सा इसे जो है अलग अंदाज में हुकूमत जो है पूरे होश के साथ जो है पूरी तैयारी के साथ टीपू जयंती को मना रही है ताकि इसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए। और लगातार जो है आवाम को भी ये आज होम मिनिस्टर ने तमाम लोगों को जो है वाजे किया कि किसी तरह का प्रोसेशन या रैली नहीं निकाली जाए और सिर्फ जो है बंद कमरे में जो है टीपू जयंती के प्रोग्राम हो और किसी तरह का जो है इख्तिलाफ या नारेबाजी या किसी किस्म का शोर शराबा न किया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे भी हुकूमत को लगता है कि फिर आगे 2019 का जो आम इंतखाब है उसमें कहीं बीजेपी इसको लेकर के सियासत ना कर जाए, कहीं उसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए? क्या इसीलिए कर्नाटक हुकूमत जो कि इत्तेहाद वाली हुकूमत है वो कुछ बच रही है इस बार खुले में प्रोग्राम करने से? बिल्कुल। देखिए, चूंकि इंतखाबात सर पर हैं और ऐसे हालात में अगर टीपू जयंती के मौके पर कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो वो सीधे जो है पॉलिटिकली जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से कुमारस्वामी जो है रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। इसी वजह से वो विधानसभा के बाहर जो है ये तकरीब मनाने का ऐलान किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इससे पहले के जो शुरुआती दौर की अगर बात करूं, सबसे पहले जब टीपू जयंती हुई थी तो बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, कई एक लोगों की जान भी इसमें चली गई थी। तो उस वजह से जो है पूरी तरह से तैयारी इस मर्तबा की जा रही है। कांग्रेस का इसको लेकर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि इस वक्त कांग्रेस इत्तेहाद में है और साथ में मिलकर चलना है, लेकिन कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर टीपू यौम पैदाइश मनाई थी और सियासत भी अपने तरीके से कांग्रेस करती है। और ये भी एक सच्चाई है शाहिद काजी की इस इत्तेहाद में मुसलमानों का जो सपोर्ट रहा है वो कांग्रेस के ही तरफ रहा है जब असेंबली इंतखाबात हुए थे। तो कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस खास करके जब टीपू जयंती कांग्रेस ने मनाने का फैसला किया था, खास करके सिद्धरामैया ने जो लीड लिया था इस प्रोग्राम में, कहीं ना कहीं तमाम मुसलमान जो है यानी कि तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम सेकुलर लोग सिद्धरामैया के शहदाई बन गए थे और इसका काफी फायदा भी कांग्रेस को हुआ था। क्योंकि इस मरतबा जितने जो इलेक्शन हुआ है उसमें पूरी तरह से जो है मुसलमान, खास करके मुसलमान जो है वो कांग्रेस की तरफ अपना रुझान दिखाए थे। तो इस वजह से जो है कांग्रेस का जो स्टैंड है उसे बरकरार रखना भी जरूरी है। क्योंकि हाल ही में जो है सिद्धरामैया ने भी कहा था कि सरकारी सतह पर मनाने का जो फैसला है वो हुकूमत का फैसला है, वो तमाम जितने भी पिछली हुकूमत के फैसले हैं वो मौजूदा हुकूमत उसे मेंटेन करेगी, कंटिन्यू करेगी। तो उस हिसाब से कंटिन्यू करना के लिए बहुत जरूरी था, कंटिन्यू किया गया। लेकिन जिस वक्त ये टीपू जयंती मनाने का जब फैसला हुआ था तो उस वक्त अपोजिशन में थे कुमारस्वामी और कुमारस्वामी ने इसकी मुखालिफत की थी। कुमारस्वामी का कहना था कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने से ना टीपू सुल्तान को फायदा है और ना ही मुसलमानों को फायदा है। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के बजाय टीपू सुल्तान के नाम से जो है यूनिवर्सिटी बनाया जाए और आवाम को फायदा पहुंचाया जाए। टीपू सुल्तान ने ऑन ड्यूटी जो है अपनी जान की कुर्बानी दी थी, इस वजह से उनके नाम पे ना छुट्टी दी जाए और ना ही सरकारी सतह पे उनकी यौम पैदाइश मनाया जाए। क्योंकि अभी कोalition गवर्नमेंट है, इत्तेहाद है, इस वजह से कांग्रेस के तमाम फैसलों को मानना पड़ेगा, तमाम कांग्रेस के स्टैंड को मानना पड़ेगा। इस वजह से दोनों पार्टियों में जो है डिस्कशन करने के बाद ये फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद काजी इस पूरी बातचीत के लिए।
इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के निशाने पर अब टीडीपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियों का इत्तेहाद है। उन्होंने इस इत्तेहाद को 2018 की ईस्ट इंडिया कंपनी बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं है, ये 2018 की ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको, सुनो आप। सुना आपने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर अब कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी की क़यादत में अमल में आया इत्तेहाद है, जो कि 2019 के लिए तैयार किया गया है। इस इत्तेहाद को नाम दिया गया है महाकुटुंबी, जिसको लेकर के ओवैसी ने तंज किया। ओवैसी ने कहा कि ये महाकुटुंबी नहीं, 2018 की ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि तेलंगाना बनाया गया। अब उसके सारे फैसले एन चंद्रबाबू नायडू लेंगे, जो कि विजयवाड़ा में बैठे हैं, या नागपुर में बैठी आरएसएस फैसला करेगी, या फिर दिल्ली में बैठी कांग्रेस करेगी। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना का फैसला सिर्फ तेलंगाना की आवाम करेगी। तेलंगाना का कंपोजिट कल्चर और नायडू बचाएगा इसको, कांग्रेस बचाएगी इसको। तेलंगाना की आवाम, मैं आपसे कह रहा हूं, इन्होंने क्या बनाया, इसका नाम क्या रखे? कौन सा? महाकुटुंबी। हाँ, जो भी कुटुंबी, ये कुटुंबी नहीं है। ये 2018 की ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको, सुनो आप। तेलंगाना बन गया, मजलिस मुखालिफत की, उसकी तेलंगाना बना। अब तेलंगाना की आवाम का फैसला विजयवाड़ा में बैठ के नायडू करेंगे। तेलंगाना की आवाम का फैसला नागपुर में बैठे हुई आरएसएस करेगी। तेलंगाना का फैसला दिल्ली में बैठने वाले कांग्रेस के लोग करेंगे। तेलंगाना की आवाम अपना फैसला करेगी संगारेड्डी और हैदराबाद में। और इसलिए जरूरी है कि ये मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी को 7 दिसंबर के दिन इनको भिजा देना वापिस। जहां से आए वहां पर बोरिया बिस्तर बना के वापिस। ओवैसी मेढक जिले में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नायडू के गुजरात फसादात में शामिल होने का भी इल्जाम लगाया। आपको बता दें कि तेलंगाना में अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने जुमेरात को 95 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने बाकी की 24 सीट टीडीपी और अजीम इत्तेहाद की दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ी है। तेलंगाना की 119 रुकनी असेंबली के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी पर दिए अपने बयान पर कायम हैं और उसके लिए उन्होंने कई वजूहात भी गिनवाई हैं। हालांकि बीजेपी ने उनकी सख्त मजम्मत की है। खड़गे ने पीएम का मवाजना हिटलर से कर दिया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उनका मवाजना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से किया। कर्नाटक से रुकने पार्लियामेंट खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के साथ वही करना चाहते हैं जो तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के साथ किया था। खड़गे बांद्रा में मुंबई कांग्रेस की तरफ से मुनक्किद संविधान बचाओ काउंसिल में बोल रहे थे। खड़गे अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। पहले आप सुनिए कि आखिर खड़गे ने क्या कहा। हिटलर के बाद अपना रूप बदलना चाहते हैं। जैसा हिटलर जर्मनी में किया वैसा मोदी जी आज हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। खड़गे के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। इसके बाद खड़गे ने वजाहत पेश की, लेकिन वो अपने बयान पर कायम रहे। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के दौर में मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी और मोदी को उसी तरह से आइन को तबाह नहीं करने देगी जैसे दीगर तंजीमों को तबाह किया जा रहा है। सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने का निर्णय लेते हैं और उसी वक्त आप सभी ऑफिसरों को बुला के ऑर्डर इश्यू करते हैं कंपलसरी लीव पे जाने के लिए, तो क्या कहेंगे? क्योंकि मैं इसलिए कहा उनको कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट,
ये सब फंडामेंटल राइट्स है। आप मीडिया के ऊपर भी दबाव डाल रहे हो, यूनिवर्सिटी वालों के ऊपर भी दबाव डाल रहे हो, और जितने भी ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कब्जा करने की कोशिश हो रही है आरएसएस के विचारधारा के लोगों से। इसलिए मैं कह रहा हूं। खड़गे अपने बयान के बाद बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। मरकजी वजीर रविशंकर ने खड़गे के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि जो पार्टी की कयादत के बिना एक कदम नहीं चल सकते, वो लीडर हिटलर की बात कर रहे हैं। जो खड़गे साहब परिवार की अनुमति के बिना अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते राजनीति का, वो हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रकार से चलते हैं, हमारी पार्टी, हमारी सरकार। तो ये कांग्रेस की हताशा है। खड़गे जी, आप पुराने कांग्रेसी आलोचना करिए, लेकिन आप सदन में बार बार मर्यादा की बात करते हैं, तो आपने किस मर्यादा का पालन किया है भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की ओछित टिप्पणी करके? ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। ये भर्त्सना योग्य है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। दरअसल खड़गे का यह बयान सीबीआई मामले में सरकार के रोल पर आया है। इससे पहले सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ खड़गे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दायर कर चुके हैं। इसमें सरकार और सीवीसी के फैसलों को चैलेंज दिया गया है, लेकिन मौका इलेक्शन का भी है और कांग्रेस 5 रियासतों में इंतखाबी मैदान में है, जिसकी वजह से कांग्रेस रोज बरोज मरकजी हुकूमत या पीएम पर कोई न कोई तीर छोड़ती रहती है और बीजेपी को इसके बदौलत कांग्रेस को घेरने का एक अच्छा मौका भी मिलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आज जो हैदराबाद में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में सभी ओहदेदारान शामिल रहे। मीटिंग के दौरान जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से कहा गया है कि टीआरएस ने रियासत में मुसलमानों के लिए काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जो वादे उनकी तरफ से किए गए थे वो उन्हें पूरा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उनकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए न सिर्फ रियासत में बल्कि मरकज में भी तरक्की के लिए बदलाव की सख्त जरूरत है। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार ने बीजेपी पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि अगर मरकज में फिर से बीजेपी की हुकूमत आती है तो वो आईन को पूरी तरह से बदल देंगे, साथ ही शरिया कानून में भी दखलंदाजी करेंगे। और हमने सबसे पहले यह कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत नहीं होना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मुस्लिम में नहीं कह रहा हूं मैं आपको, किसी भी मजहब के पर्सनल लॉ में जो ना मदाखलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को जो है ना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन जो है इसको बाकी रहे, और जो कोर्ट के अंदर इस वक्त है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो तलवार लटकी हुई हमारी, तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे जो है उकला को खड़ा करें, हम भी खड़ा करें, आप भी खड़ा करें, जफर भाई भी खड़ा करेंगे, और हम जो है ना चाहते हैं कि वो रिजर्वेशन को मजबूत करें। 12% 14% जो बोलने की बात है वो तो आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये 4% को तो बचाने की कोशिश करें। इसलिए कि अगर ये 4% मुकदमा अगर सुप्रीम कोर्ट में हारते हैं तो हमारा यहीं नहीं हारेंगे बल्कि कर्नाटक में भी हारेंगे, और जो है ना मद्रास का तमिलनाडु में भी हारेंगे। जहां मिल रहा है वहां पर भी जो इसका असर होगा। तुम क्या कपड़े पहन रहे हो, तुम किससे शादी कर रहे हो? अरे किससे शादी करना उसको बड़ी चीज बना के कोर्टों में ले जाके उनको हैरास करना, ये हम इसकी पूरी फंडामेंटली इसके खिलाफ है। हम एक ही चीज बता रहे हैं आपको, आप एक बार सोचना, अच्छा करना दूसरी बात है, लेकिन फंडामेंटली जो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं उसको हमें पहचानना है। वो देश के लिए बहुत डेंजर है। मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर एक और बार केंद्र में बीजेपी जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। ये बहुत बड़ा डेंजर है हमें। बीजेपी को इस देश की सिटीजन्स का कोई रिस्पेक्ट नहीं उनका।
हैदराबाद में साउथ जोन के नए डीसीपी का ओहदा संभालने के बाद आज अंबर किशोर झा ने सुबह सुबह एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कि उनके साथ एडिशनल डीसीपी साउथ जोन सैयद रफीक, एसीपी चारमीनार बी अंजनेया और तकरीबन 350 पुलिस एहलकार शामिल रहे। और यह ऑपरेशन बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके हसन नगर में चलाया गया। दरअसल तेलंगाना में इंतखाबात को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए, इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया। इस मार्च और सर्च ऑपरेशन में लोगों ने में भी एक ये पैगाम पहुंचा कि इलाके में पुलिस दस्ता पूरी तरह से मुस्तैद है और इसके साथ साथ कुछ शर पसंद अनासिर के घरों पर पुलिस ने तलाशी भी ली। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा चारमीनार डिवीजन के जितने भी ऑफिसर्स हैं और बाहर से भी हमने ऑफिसर्स को बुलाया, उन सबको मिला के लगभग 250 लोगों का एक टीम आज पार्थीवाड़ा इलाके में, जो हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन की परिधि में आता है, वहां कॉर्डन सर्च कंडक्ट किया गया। इस कॉर्डन सर्च प्रोग्राम में करीब 250 घर चेक किए गए। इस पूरे कॉर्डन सर्च के प्रोग्राम का जो एक मेन मकसद हमारा होता है, वो होता है पब्लिक के साथ हमारा मिलना होना, पब्लिक को अपनी बात बताना, पब्लिक के दुख तकलीफ को जानना। तो हैदराबाद में साउथ जोन के नए डीसीपी का ओहदा संभालने के बाद अंबर किशोर झा ने आज सुबह एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कि उनके साथ एडिशनल डीसीपी साउथ जोन सैयद रफीक, एसीपी चारमीनार बी अंजनेया और तकरीबन 350 पुलिस एहलकार शामिल थे। और यह ऑपरेशन बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके हसन नगर में चलाया गया। और तेलंगाना में जो इंतखाबात होने हैं असेंबली के, उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और लोगों में कहीं ना कहीं एक यकीन का माहौल बनाने के लिए पुलिस ने ये मुहिम चलाई। इधर दुबई में होने वाली आलमी मुसाबिका क़िरात में 70 से ज्यादा मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान से वजीर यूटी कादर के दुख्तर 13 साल की हवा नसीमा हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। शेख फातिमा बिन मुबारक इंटरनेशनल कुरान कंपटीशन में कर्नाटक के हाउसिंग मिनिस्टर यूटी कादर की दुख्तर हाफिजा हवा नसीमा हिंदुस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रही हैं। यूटी कादर खुद अपने साथ हवा को दुबई ले गए। 13 दिन तक चलने वाले इस मुकाबले में हिंदुस्तान से हवा नसीमा हिस्सा ले रही हैं। ऑनलाइन अर्जी देकर और फिर इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद हवा को दुबई में इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अभी दुबई में एक इंटरनेशनल कुरान रिसाइटिंग कंपटीशन है। वो दुबई किंग फैमिली का वो एवरी ईयर वो कंपटीशन बनता है। 70 to 80 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उस ऑनलाइन में एप्लीकेशन डाल के वो सभी उनका टेस्ट है, उनको वॉइस टेस्ट और प्रिलिमिनरी टेस्ट, बहुत लोग एप्लीकेशन डालता है। इसमें अभी स्ट्रीमलाइन हुआ है। इंडिया से एक ही स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ, एक इंडिया से एक ही स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर। यूटी कादर कर्नाटक के मैंगलोर जिले से आते हैं, जहां उर्दू जबान का इस्तेमाल काफी कम होता है। इस जबान में कन्नड़ जबान ही बोली जाती है। कादर का कहना है कि दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरब मुमालिक में मुकाबला होने की वजह से मुकाबला मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया से एक ही स्टूडेंट उधर एक अवकाश मिल रहा है, उनका संतोष है। और उधर विनिंग चांसेस क्या है, वो इंडोनेशिया, बहरीन, सऊदी अरेबिया, वो सभी अरबिक में 24 वही बात करता है। 25 में वो इसमें भी उनका सभी डिस्कशन होता है। सो थोड़ा इतना आसान नहीं है उनके साथ कॉम्पिटिशन करने का। हमारा कंपटीशन इम्पोर्टेंट है, विनिंग नॉट इम्पोर्टेंट। सबको दुआ सीखता है, सबको उलेमा का उमरा का सब लोग दुआ कर रहे हैं, देखें क्या होता है। दुबई के शाही खानदान की जानिब से मुनक्किद ये आलमी कुरान कंपटीशन दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले में से एक है। रियासती वजीर ने न सिर्फ अपनी बेटी को दुनियावी तालीम के साथ कुरान हाफिज बनाया, बल्कि मुसाबिके में हिस्सा लेने का हौसला भी दिया। देखना होगा कि 16 तारीख से चलने वाले इस मुकाबले के बाद हवा को कहां तक कामयाबी मिलती है। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट।
तो नाज़रीन, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।